नमस्कार। आज खेती का विषय है और मित्र, आप माने या ना माने, मानना तो हमको चाहिए लेकिन हम मान नहीं रहे। जो मेरा जीवन है, जो मेरी खेती है, यानी कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वो सब धरती माँ पर निर्भर है। धरती माँ पर ही, मैं जिसको भूमि कहता हूँ, इसी पर मैं बीज बोता हूँ। इसको अंग्रेजी में सॉइल कह देते हैं। आज देश का किसान जो मुश्किलों में फंसा है, और किसान ही नहीं फंसा, पूरा आबादी मुश्किल हालात का सामना कर रही है। किसान की फसल उत्पादन की लागत का बढ़ जाना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना, जैव विविधता का नष्ट होना, मनुष्य का बीमार होना, बेरोजगारी की समस्या, जितना भी हमारे जीवन में मुश्किलें हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं कि वर्तमान की जो जनरेशन है वो केवल एक चीज़ से अलग हो गई है, धरती को माँ नहीं मान रही है। कहने को तो माँ कह देती है, लेकिन माँ जैसा कोई व्यवहार हम उसके साथ नहीं करते हैं कि ताकि माँ को लगे कि हाँ, ये हमको माँ मानता है। बल्कि इससे मैं अधिक से अधिक लूटना चाहता हूँ, इससे अधिक से अधिक छीन लेना चाहता हूँ। जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है, उसकी कहानी सबने सुनी है। आज वही कुछ हालात यहाँ आए कि देश का एग्रीकल्चर का सिस्टम है, जो आज की तारीख में कृषि तकनीकी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कंसीडर नहीं कर रहा है। तभी क्या हुआ कि हमारा लालच बढ़ता गया, मतलब अधिक उत्पादन लेना है, अधिक आय प्राप्त करना है, एनी हाउ। तो क्या हुआ, ये जो सॉइल है, इसमें जो ह्यूमस की मात्रा 1% होनी चाहिए, 1% होनी चाहिए, कभी थी भी, लेकिन दूषित कृषि नीतियों के कारण ये हो गया 0.3%। यानी कि भूमि की जो फर्टिलिटी थी, भूमि की जो उर्वरता थी, उसमें 70% की गिरावट आ गई हमारी अज्ञानता के कारण। अब जब ये 70% की गिरावट यहाँ आई, तो उससे परिणाम क्या क्या हुए कि हमारी सॉइल की तीनों प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब लूज कर गई, कम हो गई। और उसी का परिणाम हुआ कि अब किसान जब कोई फसल उगाता है, देखिए क्या है मित्र, खेती का मतलब है कि इस धरती माँ के ऊपर, मतलब भूमि के ऊपर फसलों का उगाना। वनस्पतियाँ जितनी भी हैं, जैसे यहाँ मैंने भूमि लिखा है, यहाँ धरती और भूमि और सॉइल एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ जब धरती माँ शब्द है, तो धरती माँ का मतलब ये कि धरती पर वनस्पतियाँ, आप वनस्पतियाँ चाहे हम बोए हों या धरती माने धरती में स्वयं उगी हों। जैसे जंगलों में तो किसी ने जंगल लगाया ना, वनस्पतियाँ बोई, लेकिन वहाँ भी धरती माँ का वैभव अच्छा है। हम जहाँ खेती करते हैं वहाँ धरती भी है और वहाँ वनस्पतियाँ भी बोते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पानी की, ना फर्टिलाइज़र की, ना बीमारी की, ना कीट की। तो फिर प्रश्न उठता है कि किसान के खेत में प्रॉब्लम क्यों है? तो सीधा सीधा मतलब है कि जो जंगल में धरती है वो बहुत रिच है, उसमें ह्यूमस 1% नहीं, उसमें 2%, 3% है। और हमारी जो खेती है, जहाँ जिसमें मैं खेती करता हूँ, उसमें ह्यूमस 0.3% है। अब समझना, धरती के पास सामर्थ्य कम बची।
और मनुष्य को धरती की सामर्थ्य को निरंतर बनाए रखना चाहिए था। लेकिन फिर कहूँगा, आधुनिक कृषि तकनीकियों ने धरती में ह्यूमस बनाए रखने पर कोई फोकस नहीं किया। जब से हरित क्रांति आई तो किसान को एक बाजार समझा गया। कैसे उसको अच्छा सीड बेचा जाए, कैसे उसको अच्छे फर्टिलाइजर बेचे जाएं, कैसे उसको पेस्टिसाइड बेचा जाए, कैसे उसको कृषि यंत्र बेचे जाएं, कैसे उसको बोरिंग का सामान बेचा जाए। परिस्थितियां कुछ ऐसी हरित क्रांति की जो व्यवस्था थी, उस पर परिस्थितियां एक ऐसी निर्मित होती चली गईं कि आज जब आप इस ज़मीन पर कोई भी फसल बोते हो तो हमें पहले से अंदाज़ा होता है कि इसको इतना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए, तो आप रासायनिक उर्वरक के माध्यम से देते हो। कल्पना करना कि हरित क्रांति के पहले ये कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि अब एक प्रायोजित एजेंडे के तहत ये प्रारंभ हुआ। इसमें कुछ गलतियां किसान की हैं और उनकी तो गलतियां ही हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रासायनिक उर्वरक देने लगे, धरती स्वस्थ नहीं है तो फिर बीमारियां लगी, तो फसल सुरक्षा रसायन भी प्रयोग में आने लगे, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। भारी भरकम जमीन की चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो गई, वो हार्डनेस पैदा हो गई, कठोर हो गई, तो भारी भरकम कृषि यंत्रों की, ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ी। उसके बाद चूंकि यहाँ पर कार्बन की कमी हो गई तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली गई। फिर हमको फसलों में सिंचाई के लिए पानी देने की ज़रूरत पड़ने लगी, तो भूगर्भ जल का दोहन होने लगा। मित्र, विषय बहुत संवेदनशील है कि अगर ये धरती माँ नहीं बची, हम सबको, इंसान को, अब और सुनना, हमारे धार्मिक होने का मतलब है धरती माता को बचाना, हमारे ज्ञानी होने का मतलब है धरती माता को बचाना। हम अगर धरती को नहीं बचा पाए तो यहाँ बचने वाला कुछ भी नहीं है। और आज आप देख रहे हो कि हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई मुसीबत हर रोज़ सामने खड़ी रहती है। लेकिन हम कागज़ के नोट के लिए, मतलब मुझे गन्ना इतना पैदा करना है, आलू इतना पैदा करना है, उसके लिए चाहे जितना पेस्टिसाइड डालना पड़े, चाहे जितने फर्टिलाइजर डालने पड़े, ज़मीन के नीचे का पानी चाहे जितना निकाल लेना पड़े, हमारी फसल इतनी हो जाएगी तो कागज़ का नोट आ जाएगा। कागज़ का नोट जरूरी है मित्र, लेकिन धरती का बचना कागज़ के नोट से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये मर जाएगी, और 70% तो मर ही गई, जब ये मर जाएगी तो कागज़ का नोट ना तो आपको भोजन दे पाएगा, ना पानी दे पाएगा, ना ऑक्सीजन दे पाएगा। और आज भी हम लोग जो खाते हैं वो भोजन नहीं खाते, वो जहर खाते हैं बीमार होने के लिए, और अस्पताल में चले जाते हैं। तो खेती में मैं किसानों से एक ही अपील करता हूँ कि खेती में जो धरती माँ है, जो धरती है, उसको समृद्धशाली बनाना है, और इस धरती में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, इस बात पर विचार करना है। ह्यूमस, अब जब ह्यूमस बढ़ाने की बात करते हैं तो थोड़ा विषय थोड़ा बड़ा हो जाता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमस होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जो धरती में जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, एक मिट्टी है, एक ह्यूमस है। मिट्टी और ह्यूमस मिल करके सॉइल बनता है, मिट्टी और ह्यूमस मिल करके कृषि योग्य जमीन बनती है। तो ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस होता है कि जिस जमीन में मैं खेती करता हूं उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो। तो ह्यूमस का मतलब होता है कि किसी भी खेत में, जैसे 1 हेक्टेयर खेत की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत, 1 हेक्टेयर
इसकी मिट्टी का जो वजन है, 6 इंच की मिट्टी का वजन है वो 20,000 कुंटल है। ये मिट्टी है। अगर इसमें ह्यूमस 0 है तो समझ लीजिए इसमें पौधा जम जाएगा, बढ़ेगा 1 इंच भी नहीं। तो इसमें ह्यूमस कितना होना चाहिए? इसमें ह्यूमस होना चाहिए 200 कुंटल, 1% के हिसाब से। 1% के हिसाब से 200 कुंटल होना चाहिए। अभी 0.3% है, यानी कि यहाँ 60 कुंटल केवल है। अब 140 कुंटल की कमी है। ये जो 140 कुंटल ह्यूमस की कमी है, बस इसकी वजह से सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सब वीक हो गई हैं। तो मैं खेती में एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं ज़मीन में, अपनी ज़मीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाऊँ। तो ह्यूमस बढ़ाने पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक मेरी खेती में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, फसल बढ़ नहीं रही है, फसल सूख जाती है, टिलरिंग कम होती है, बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, फसल की उपज का रोटी में, दाल में, सब्जी में स्वाद नहीं आता है, खाद्यान्न में पौष्टिकता की कमी है, किसान कर्जदार है, किसान की बनियान फटी हुई है। क्यों फटी हुई है? क्योंकि उसकी धरती में ह्यूमस की कमी है। तो जो किसान ह्यूमस को समझ लेगा, मैं उसको वचन देता हूँ कि उसकी सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ह्यूमस क्या पदार्थ है? देखिए आप, ह्यूमस एक वह पदार्थ है, जैसे आप खेत में गोबर डालें, या गोबर की खाद डालें, फसल अवशेष डालें, या जो खरपतवार उगे हैं उन खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के ना मारें और उनको वहीं पलट दें। मतलब कार्बनिक पदार्थ को, ये कार्बनिक पदार्थ हैं तीनों चीज़ें, बाग बगीचे की पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष है, सड़ा गला गोबर है, खरपतवारों के अवशेष हैं, इनको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, तो 2 महीने में, 1.5 महीने में ये कार्बन का रूप धारण करते हैं। यानी कि आप देखे होंगे ये पदार्थ काले रंग का हो जाता है, कार्बन बन जाता है। अब जमीन में, जैसे कई बार कई किसान हमारे कहते हैं कि साहब मैंने गोबर की खाद डाली, मैंने मुर्गी की खाद डाली, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। तो ये गोबर या फसल अवशेष या खरपतवार या कार्बन फसल का भोजन नहीं है, फसल का भोजन नहीं है। इस फसल का भोजन है जीवांश। जीवांश इन फसलों का भोजन है, और जीवांश बनेगा मरे हुए जीवों का अंश। जब यहाँ पर जीव होंगे तो जीवांश बनेगा। लेकिन हमने तो जमीन में, धरती में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, पेस्टिसाइड डाल करके इनको पहले नष्ट कर दिया है। तो अब जब वहाँ जिंदा जीव नहीं है तो मरे हुए जीवों का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आता है आज की तारीख में प्राकृतिक खेती में, जीवामृत। जीवामृत क्या पदार्थ है कि हमारे खेत की धरती में, हमारे भूमि में ये लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए, तो मैं इनको जंगल से लाता हूँ मिट्टी, और उसको ड्रम में डाल करके, जैसे मैंने जीवामृत बनाने की सैकड़ों वीडियो बनाई हैं, वो उस पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ये जीवाणु इस ज़मीन में मैं डालता हूँ। अब ये जीवाणु इस कार्बन को खाते हैं और मरते हैं, तो फिर जीवांश बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है,
और जब जमीन में ये जो पदार्थ है ना, गोबर, फसल अवशेष, खरपतवार, अब जैसे यहाँ 140 कुंटल की कमी है तो लगभग 2 गुना, क्योंकि ये 140 कुंटल ड्राई शुष्क भार के हिसाब से कैलकुलेट है। अब ये जब गोबर डालेंगे, फसल अवशेष डालेंगे, खरपतवार डालेंगे, तो ये तो शुष्क है नहीं, नंबर 1 तो गीले हैं, तो गीले का पानी निकाल दिया दिमाग से कि अगर 1 कुंटल गोबर है, सूखने के बाद ये 50 किलो बचेगा, ऐसा। तो 1 कुंटल गोबर है तो सूखने के बाद 50 किलो बचेगा, और 50 किलो में मात्र 27-28 किलो कार्बन मिलेगा। तो मोटा मोटा देखें तो शुष्क अगर मैं कोई मटेरियल डालता हूं खेत में, तो जब मैं कोई शुष्क पदार्थ, चाहे गोबर हो चाहे फसलों के अवशेष हों, मैं अगर 100 किलो शुष्क पदार्थ लेता हूं तो इसमें 58 किलो, 58%, या किलो का जो 100 केजी में 100 में 58% कार्बन निकलना है मित्र, क्योंकि इससे जो हाइड्रोजन है ना, जब वो पचता है पदार्थ, हाइड्रोजन की कमी, जैसी हाइड्रोजन निकल जाता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है कार्बन। ये कार्बन इतना मिलता है। अब हमें कार्बन बढ़ाना 140 कुंटल, तो 140 कुंटल के हिसाब से हमको करीब 250 कुंटल, 1 हेक्टेयर में 250 कुंटल शुष्क पदार्थ डालना है, लेकिन 1 साल में संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 5 साल में संभव है तो 50 कुंटल, 50 कुंटल, 50 कुंटल, 3-4-5 साल तक हम चलेंगे तो हमारी ज़मीन में ह्यूमस ये 3.3 से बढ़कर 1 हो जाएगा। फिर जीवामृत डल गया, खेत की मेड़ें बनी हैं, ताकि बारिश के ऋतु में आपका जो कार्बन बन गया है, कार्बन जो बन चुका है खेत में, वो बह करके बाहर ना जाने पाए, तो बारिश का पानी रोकना है। आप कहेंगे ऐसी मजबूरी साहब, वो तो निकलेगा ही, तो चलो मेड़बंदी कर दो, पहले सेट हो जाएगा, फिर निथर करके बहेगा, यानी कार्बन जमीन से ना बहने पाए। मित्र, जिस दिन मेरी सॉइल में 1% ह्यूमस हो जाता है, 1%, तो आप ध्यान रखना, फिर हमको क्या होता है कि फिर हमारी खेती बिल्कुल सरल हो जाती है। जैसे अभी क्या है, अभी मैंने बोला कि कार्बन की बहुत कमी है, ह्यूमस की बहुत कमी है, तो ह्यूमस की कमी के कारण ही आपको फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं, और ह्यूमस में जो माइक्रोब्स हैं जिंदा, उनकी कमी के कारण ही फसलों में बीमारियां लगती हैं। और यहाँ एक शब्द लिखा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। देखा जाए तो मित्र, ये जो धरती माँ है ना, धरती रूपी ग्लोब, इसके ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका मतलब है कि नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ। अब जब मैंने नाना प्रकार लगाया, तो नाना प्रकार का मतलब है कि आप तो एक ही फसल लगाते हो या 2 लगाते हो। अब ये नाना प्रकार क्या है? नाना प्रकार का मतलब है उस जमीन में नेचुरली जो खरपतवार उगे हैं, उस जमीन में खेत की मेड़ों पर वृक्ष होने चाहिए। उस जमीन में आप जो फसल बो रहे हो, केवल धान, केवल गेहूं नहीं बोना, खरीफ में भी 4-5 फसलें होंगी और रबी में भी 4-5 फसलें होंगी। खरपतवार भी हैं, वृक्ष भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, मेरी फसल भी है। तो क्या होगा, खरपतवार हैं, वृक्ष हैं,
झाड़ियाँ हैं और कई प्रकार की फसलें हैं, कई प्रकार की। तो देखना, तो वनस्पति जगत कई प्रकार का हो गया। अब जब कई प्रकार की वनस्पतियां हैं तो इन वनस्पतियों में कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, कई प्रकार की चिड़ियां होती हैं, कई प्रकार के और जीव जंतु होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो कई प्रकार की वनस्पतियों में कई प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, पक्षी, इसी का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो भगवान की माया है, भगवान ने जो बनाया 84 लाख योनियां, या यूं कहो कि 84 लाख योनियों की माया को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये धरती कैसे मजबूत हो और इसके ऊपर जैव विविधता कितनी मजबूत हो, तो दो चीज़ें हमको, जब हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत मजबूत होती है और ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, तो समझना फिर इंसान को कुछ नहीं करना होता, फिर उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। ज़मीन अच्छी हो, बायोडाइवर्सिटी खूबसूरत हो, तो इसी का नाम है समृद्धि। जहाँ समृद्धि होती है वहाँ हम सुख की और शांति की कल्पना कर सकते हैं, समझ लेना। यानी कि जहाँ समृद्धि खूबसूरत है, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा रची गई पूरी की माया खूबसूरत है, उसी का नाम, वहीं पर हम सुख और शांति की समृद्धि मतलब कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर धरती ये बंजर हो जाए, अभी क्या है, धरती बंजर होने के मतलब 0.3% ह्यूमस बचा, तो बंजर होने के लगभग तो आई गई। धरती बंजर होने वाली है। धरती के नीचे भूगर्भ जल जो 30-35 फुट पर होना चाहिए, आज वो 150-200 फुट पर पहुंच गया। तो भूगर्भ जल समाप्त होने वाला है। देश के कई सारे हिस्सों में तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो। और जमीन के ऊपर से जंगल खत्म हो गए हैं। अब देखिए, जमीन बंजर हो गई तो थलचर कम हो गए, और जब सरफेस वाटर खत्म हो गया तो जलचर खत्म हो गए, और जंगल खत्म हो गए तो नभचर खत्म हो गए। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी के पार्ट थे। जितनी ज़्यादा प्रकार की वनस्पतियाँ थे उतने ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु थे, जितने ज़्यादा जलाशय थे उतने ज़्यादा जलचर थे, जितने ज़्यादा जंगल थे उतने ज़्यादा नभचर थे। मित्र, माने कोई न माने, हमको भगवान ने बनाया, भगवान मुझे पालता है, भगवान की शरण में जाना है। हमारे बच्चों को भी यही भगवान की व्यवस्था पालेगी। लेकिन आज का जो युग है कलयुग, कलयुग में किसी को भी सुख नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, समृद्धि नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको केवल चाहिए रुपया। तो जब तक हम इस रुपए को ध्यान में रख कर के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, रुपए को ध्यान में रख कर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, रुपए के लिए खेती करते हैं, यानी सब कुछ रुपया, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर मैं ये धरती और धरती माँ और बायोडाइवर्सिटी यानी भगवान और भगवान की पूरी माया को नष्ट कर देता हूँ। और उसके बावजूद मैं भगवान की पूजा करता हूँ। उसके बावजूद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भगवान, मतलब लगता क्या है, मतलब अज्ञानता का सबूत देखिए
कि ये जो भगवान की व्यवस्था है, मैं इस व्यवस्था को कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं तो भगवान बनाता हूँ। मतलब खुद के द्वारा बनाया गया भगवान मैं पूजूंगा, जिस भगवान ने मुझे बनाया उसको नहीं मानूंगा। भगवान क्या है? मैं तो देखिए, भगवान का सबसे पहला अक्षर है भूमि। भूमि, इसको मैं शिव कहता हूं। आदि पिता सदा शिव यही है, भूमि। भूमि के ऊपर जो माँ है, धरती माँ, तो ये है माँ पार्वती। धरती शिव, माँ पार्वती। अब देखना, इस शिव और पार्वती के लिए आप गगन माने आकाश, समुद्र माने विष्णु, सूर्य देवता, अग्नि, वायु देवता। आप समझिए कि शिव और पार्वती की सुरक्षा के लिए, शिव और पार्वती को मेंटेन रखने के लिए 4 देवता, आकाश देवता, विष्णु देवता, सूर्य देवता, वायु देवता भी अपना दिन रात लगे रहते हैं। ये 4 देवता शिव और पार्वती के लिए निरंतर वर्क करते हैं। इसी का नाम भगवान है। अब मनुष्य की फितरत देखिए कि मैं ये जो भगवान है ना, भगवान का 5 देवता कहें या भगवान कहें या जो माँ पार्वती कहें, हम शक्ति के पुजारी तो हैं, लेकिन हम शक्ति की पूजा एक मिट्टी की मूर्ति में करते हैं। मिट्टी माने धरती, वो हिस्सा है धरती का। इसी धरती से एल्युमिनियम निकलेगा, लोहा निकलेगा, पीतल निकलेगा, तांबा निकलेगा, धातुएं निकलेंगी। मैं इस धरती की पूजा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से जो धातुएं निकालूंगा उनसे जब मूर्ति बनाऊंगा तो उसकी पूजा करूँगा। हम किसी पेड़ की पूजा नहीं करेंगे। पेड़ को काटेंगे, लुगदी बनाएंगे, कागज बनाएंगे, फिर उसमें माँ पार्वती का चित्र जब उकेरेंगे तो उसकी पूजा करेंगे। पता नहीं क्यों हमारी ऐसी आदत बन गई। और मित्र, इसीलिए हाहाकार है, दुनिया में कोई सुखी नहीं। जब तक हमारे फोर फादर इस व्यवस्था को थोड़ा सा कंसीडर करते थे तो सुखी थे। तो मैं किसान भाइयों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि उनका पूरा का पूरा फोकस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम जब ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% कर देंगे तो आपने जो औलादें पैदा की हैं ना, वो भी अच्छे से यहाँ जी सकती हैं, खेती कर सकती हैं। और आज जब मैं सॉइल की फर्टिलिटी को लूट करके 0.3 कर दिया, और अभी 10 साल लगेगा कि कहो ये 0.1 हो जाए, फिर हम तो मर के चले जाएंगे। फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ? जब अभी इतनी मुश्किलात आ रही हैं कि 1% से 0.3 रह गया, तब तक तो आप यूरिया है, DAP है, पोटास है, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, रोटावेटर, कल्टीवेटर, दुनिया भर के घोड़े दौड़ा रहे हो, लेकिन आप कर्ज में ही डूबे हो। जब तक ये माँ कर्ज में रहेगी ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, नेता बहुत आएंगे, नारे बहुत लगाएंगे, लेकिन आपको कोई कर्ज से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। और कर्ज से मुक्ति अगर कोई दिला पाएगा तो आपकी धरती माँ ही दिला पाएगी। और धरती माँ का मतलब है कि आपकी धरती माँ के प्रति जो समझ है, अगर मैं इनके प्रति मेरी समझ सही हो जाए कि ये माँ है, इसकी पूजा करनी है, इसको सजाना है, इसको सही बनाए रखना है, तो मैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बना पाऊंगा। अन्यथा हम तो बर्बाद हो चुके और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को और अधिक बर्बाद करके जाने की जुगाड़ में। तो मेरे जो किसान मित्र हैं, किसान भाई हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो रेगुलर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, कोई कहता है साहब मैं खरपतवार का क्या करूं, कोई कहता है साहब इस कीड़े का क्या करूं, तो मैं कहता हूं कि हमने अगर धरती को उर्वर बना दिया, बायोडाइवर्सिटी को ठीक कर दिया, बस समस्या कुछ है ही नहीं। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। लेकिन हम अपनी जीवन की डोर को प्रभु को सौंपना ही नहीं चाहते।
हमारी डोर तो वैज्ञानिकों के हाथ में है, जो खाद दवा बेचने वाले हैं उनके हाथ में है। मैंने तो जीवन का पूरा उन्हीं को सौंप दिया कि भाई अब गुप्ता जी तुम जानो, तुम जानो, तुम जानो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।